आइए पुनः आप सबका एक बार स्वागत है मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज व्यवस्था के एक परिचय को देखा था। उसी कड़ी में आज राज व्यवस्था का कैसे विकास हुआ और भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आज जो महत्वपूर्ण प्रावधान हुए ऐतिहासिक हमारे संविधान के निर्माण के क्रम में, उसको सबसे पहले हमने बोर्ड पे लिख रखा हुआ है। बाकी ऐसा कोई बात नहीं, ये सारी बातें हमको याद हैं, लेकिन यह वीडियो कम लेंथ की बने इसलिए विशेष तौर पर सारे प्रावधान पहले से हमने लिख रखे हैं। तो बारी बारी से इसको समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे कब कब कौन कौन से प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए भारत में शासन करने के क्रम में, और आगे चल करके क्या ऐसी स्थितियां बनी जिससे भारत को ब्रिटेन सम्राट ने अपने नियंत्रण में लिया। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको याद रखनी है। यह भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में कह लीजिए सबसे शुरुआती, यहीं से भारतीय संविधान का विकास होगा। इसको एक बार यदि ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, काफ़ी छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि पूरी बात एक ही बार में बोर्ड पर आ पाई, ये थोड़ा सा मुश्किल है। यदि आप पूरे वीडियो लेक्चर को केवल ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक बात, एक एक प्रावधान यहाँ से बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में ये थोड़ा सा एक कह लीजिए सामान्यतः बोरिंग हिस्सा माना जाता है। बहुत सारे अध्यापक इसको पढ़ाने से बचते हैं, लेकिन परीक्षा में यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। और क्या क्या चीज़ें परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अगले 10-15 मिनट में बड़े आसानी से समझ लेंगे। और एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो जो महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा के लिहाज से भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बनेगा, उसको हम लोग जानने का प्रयास इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ध्यान से समझते हैं। देखा, सबसे पहले भारत में आप सबको पता है एक ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार दिया जाएगा, स्पेशली 15 वर्ष तक के लिए। और यहीं से कंपनी आएगी। उस समय भारत में शासन हुआ करता था मुगलों का बाबू, और भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन हुआ करता था। यहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास की यात्रा प्रारंभ होगी, और आगे चल करके धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुगलों की स्थिति भारत में कमजोर होना प्रारंभ होगी, यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजनीतिक कह लीजिए व्यवस्था में भाग लेना प्रारंभ कर देगी। जो कंपनी शुरुआत में व्यापार करने के लिए आई हुई थी, यह कंपनी धीरे धीरे अब भारत के प्रशासन में हिस्सा लेने लगेगी। इसकी प्रशासनिक दखलंदाजी बढ़ने लगेगी, और आगे चल करके यह एक नियम के माध्यम से भारत पर शासन करने का प्रयास करने लगेगी। वही जो लिखित नियम आएगा, वहीं से कह लीजिए कि भारत के संविधान का लिखित जो विकास देखने को मिलेगा वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिलेगा। उसके पहले क्या क्या प्रावधान लाए गए थे उसको थोड़ा सा करके पढ़ लेते हैं और बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो भारत के संविधान को पढ़ते समय संविधान का यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में संविधान का विकास देखें तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है कंपनी शासन, जिसे स्पेशली कहा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं 1773 से 1857 तक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इसी वाले पोर्शन को बनाने का, समझाने का आपको प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 1858 से 1947 तक, और उसके बाद विशेष तौर पर संविधान सभा का गठन होगा, और संविधान सभा के गठन के पश्चात वर्तमान भारतीय संविधान की क्या स्थिति है, और उसमें समय समय पर क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जो आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो 1773 से पहले विशेष तौर पर क्या क्या स्थितियां रहे उसमें देखेंगे। यही 1600 का चार्टर है। इसी 1600 चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को, स्पेशली कंपनी को पूरब के देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार की छूट दी गई। कितने वर्षों तक के लिए दी गई इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 15 वर्ष तक के लिए कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार की छूट मिली। सामान्यतः कंपनी का जो कार्यभार होता था, कंपनी स्पेशली जो कह लीजिए अपना कार्यक्रम, कंपनी कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए जो कार्यभार उसके ऊपर हुआ करता था, यह एक गवर्नर और साथ ही साथ उसकी काउंसिल हुआ करते थे। उसमें टोटल 24 मेंबर हुआ करते थे। इन्हीं लोगों के द्वारा कंपनी का कार्यभार का संचालन किया जाता था।
तो भारत में शुरुआत में कंपनी आई, धीरे धीरे करके इन्होंने भारत में अपना व्यापार का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, व्यापार को धीरे धीरे फैलाया। 1726 तक आते आते, स्पेशली यदि आप देखें थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे तो भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1707 स्पेशली भारत में कह लीजिए, शुरुआत में तो जब ये लोग आएंगे तब अकबर हुआ करते थे, आगे चल करके अकबर की जैसे मान लीजिए एलिजाबेथ टेलर प्रथम की 1603 में मृत्यु हो गई थी, और अकबर की मृत्यु आप जानते हैं, इतिहास इतना आप पढ़ चुके हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में आगे चल करके ब्रिटेन का सम्राट बनेगा जेम्स प्रथम, और भारत में मुगल बादशाह बनेगा जहांगीर। तो उसी शासकों के क्रम में धीरे धीरे कंपनी व्यापारिक अनुमति और व्यापारिक छूट प्राप्त करती चली जाएगी। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब मर जाएगा, औरंगजेब को मरने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग प्रांतीय शासकों का उदय होगा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जो अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर देंगे। उसी स्वतंत्रता के क्रम में इन अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया, और भारत का एक बड़ा समृद्ध प्रांत हुआ करता था बंगाल, उस बंगाल को फोकस करना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने दक्षिण भारत के कुछ हिस्से पर कह लीजिए नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो 1726 के चार्टर एक्ट में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1726 के चार्टर एक्ट से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। स्पेशली यह प्रेसिडेंसियां जो थी, अपने कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कानून बनाने को इनको राइट दे दिया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को यह पावर मिला कि मुंबई का अपना गवर्नर, कलकत्ता का अपना गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का अपना गवर्नर वहां की व्यवस्था के लिए कानून बना सकता है। इसके पहले स्पेशली क्या हुआ करता था, ब्रिटेन की संसद कानून बनाती थी, स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कानून बनाया जाता था, और उस कानून के माध्यम से कंपनी भारत में अपनी व्यवस्था को लागू करती थी। लेकिन 1726 तक आते आते ये हिस्से, ये प्रेसिडेंसियां इनके नियंत्रण में आ गई, और इनके गवर्नर और उसकी परिषद को यह राइट दे दिया गया कि यह उसके लिए विधि का निर्माण कर सकती है। अगली बात लिखते हैं, पहले यह नियम ब्रिटेन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बनाया जाता था। ये बात हमने पहले ही आपको बता दी कि 1726 के चार्टर एक्ट से यह लाभ हुआ कि गवर्नर और उसकी परिषद को मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, जो पहले यह कानून बनाने का अधिकार ब्रिटेन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाया जाता था। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का यदि मुख्य प्रावधान देखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या रहा, गुप्त कमेटी बनाई गई। गुप्त कमेटी की सिफारिश पर, इस बात को याद रखेंगे यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर आया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गुप्त कमेटी की सिफारिश पर आया था। स्पेशली 1773 के पहले यदि कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो भारत में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक हुआ है आपका प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और एक युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है बक्सर का युद्ध 1764 में। तो भारत में कह लीजिए कुछ इस प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिससे अंग्रेज धीरे धीरे करके कह लीजिए कि उनको यह जरूरत महसूस होने लगी कि एक लिखित कानून के माध्यम से भारत में जो भी प्रांत उनके पास हैं उसको नियम को संचालन करने का प्रयास किया जाए। इसी स्थिति में गुप्त कमेटी बनाई गई, और गुप्त कमेटी की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है इसको देखने का प्रयास करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये महत्वपूर्ण जो प्रेसिडेंसियां थी इनको बाबू कर दिया गया बंगाल के अधीन, क्योंकि तत्कालीन समय में भारत का एक बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण प्रांत हुआ करता था बंगाल, इसी पर अंग्रेजों की फोकस थी। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको आप समझने का प्रयास करें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक सीजे लिखा हुआ है, एक चीफ जस्टिस, इसका नाम आप याद रखेंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम है एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनका नाम सामान्यतः बड़े कम जगहों पर मिलेगा, लेकिन इस नाम को आप याद रखेंगे, आजकल पेपर में यह पूछा जाता है। एक नाम है लिमिस्टर, बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप एक अच्छा नोट्स बना पाएंगे।
3 अन्य न्यायाधीशों में एक नाम है बाबू लिमेस्टर का, एक नाम है जॉन हाइड का और तीसरा नाम है चैम्बर्स का। और इसके साथ साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में आपको हमने बता दिया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध यदि कभी अपील करना है तो वह अपील केवल और केवल इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कहीं पर अपील नहीं की जा सकती थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई डिसीजन दे दिया तो ऐसी स्थिति में इसके खिलाफ यदि आपको जाना है तो इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में है, आप जा सकते हैं। अब 1773 के इस एक्ट को बड़ी कमियां और बड़ी खामियां रही। जैसे इस स्थिति में कह लीजिए कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो ऐसी दुर्व्यवस्था से जो कह लीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं जन्म ली और उन दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए एक आगे चल करके एक्ट बनाने का प्रयास किया गया। स्पेशली कह सकते हैं एक अधिनियम लाया गया, डंडाज अधिनियम, और एक को कहा जाता है इंडियन बिल ऑफ फॉक्स। यह नॉर्थ और फॉक्स की सरकार लेकर के आई थी, लेकिन नॉर्थ और फॉक्स की सरकार के खिलाफ पास हो गया अविश्वास प्रस्ताव। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नॉर्थ और फॉक्स की सरकार के खिलाफ पास हो गया अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव हो जाने के कारण सरकार गिर जाने तय हो गया था। उसके पहले ही सरकार ने इस्तीफा दे दिया। नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार ने फाइनली डंडाज अधिनियम और इंडियन बिल ऑफ फॉक्स पास नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में आगे चल करके जो 1773 में कमियां और खामियां रहीं उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको देखते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत गवर्नर जनरल और परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके पहले क्या हो गया था, टकराव इसी बात का हो रहा था। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता था, साथ ही साथ गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल या परिषद हुआ करती थी वो अपने आप को सर्वोच्च रखना चाहती थी। ऐसी स्थिति में दोनों में टकराव उत्पन्न हो रहा था। तो इस टकराव को दूर करने के लिए 1781 की लैंड ऑफ जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ भारतीय राजस्व, रुपया पैसा का मामला भैया, भारतीय राजस्व से संबंधित अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय के बाहर कर दिया गया। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर के बार बार टकराव की स्थिति बन रही थी। तो इस एक्ट में सबसे बढ़िया यही काम कर दिया गया कि जिस मुद्दे पे भैया लड़ाई हो रही है उसी लड़ाई को, उस मुद्दे को कर देते हैं किनारे। तो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार जो क्षेत्र हुआ करता था उस अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को, और साथ ही साथ भारतीय राजस्व से संबंधित जो मुद्दे मामले हुआ करते थे उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है, जो शक्ति है, उससे बाहर कर दिया गया। इसके बाद हुआ क्या, 1784 में एक नया कानून आया। 1784 में जॉन पिट के सरकार के द्वारा, जॉन पिट के कार्यकाल में, जॉन पिट कैसे कह लीजिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जो मात्र 24 वर्ष की आयु में इसने यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। और इसके कार्यकाल में एक एक्ट बना जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका शीर्षक याद रखिएगा, कई बार ये पीसीएस इत्यादि परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर आया है कि 1784 का जो कानून बना उसका टाइटल क्या हुआ करता था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में स्थित जो भी कह लीजिए हिस्से कंपनी के पास रहे उसको कह दिया गया भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मतलब भारत में स्थित जो ब्रिटिश के अधिकार में है, ब्रिटिश के कंट्रोल में है, उसी के टाइटल से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे बाबू, यहां पर कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप के लिए बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का व्यापारिक क्रियाकलाप अब केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। और साथ ही साथ जो भारत में राजनीतिक क्रियाकलाप है, राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। ये बीओडी लिखा है, बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बीओसी लिखा है, बीओसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बाबू टोटल 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे
और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इनकी नियुक्ति की जाती थी सम्राट के द्वारा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दूसरा महत्वपूर्ण बात। साथ ही साथ यदि गवर्नर जनरल किसी भारतीय राजा से युद्ध करता है या तो संधि करता है, तब ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन हुए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में एक नया एक्ट आया। 1786 के इस एक्ट में कह लीजिए कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। साथ ही साथ अगला क्या महत्वपूर्ण मुद्दा आया कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है, यहां परिसर लिख दिया गया है, यहां पे परिस्थिति होगा, विशेष परिस्थिति में, कह लीजिए टकराव की स्थिति में, विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल का निर्णय, यदि यहां पर लिखी गई कोई बात दिखाई नहीं दे रही होगी तो 1786 के एक्ट में ध्यान से सुनेंगे। पहला बात लिखा गया है कि गवर्नर जनरल को चीफ कमांडर, प्रधान सेनापति बना दिया गया। और दूसरी बात लिखी गई है 1786 के एक्ट में, हम यहां पर बात को लिख दे रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल का निर्णय सर्वोपरि होगा, चाहे काउंसिल उसके साथ रहे या ना रहे, गवर्नर जनरल ने जो कह दिया वह फाइनल, गवर्नर जनरल का निर्णय सर्वोपरि। 1786 के बाद फिर कंपनी ने और सुधार करने का प्रयास किया। हकीकत यदि आपको बताएं तो ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेज भारत में अपने व्यापारिक मुद्दे को जितना बढ़िया से एक्सपेंड कर सके, प्रचार प्रसार हो सके और भारत को कैसे लूटा जा सके, ऐसे ही करके इसको लाया गया। और तमाम इसके लिए अलग अलग शब्द या अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए गए कि भारत की व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सिविलाइज्ड लोग हैं और भारत में बढ़िया ढंग से सिविलाइजेशन करना चाहते हैं। 1793 के एक्ट से देखेंगे क्या खास बात हुई। 1793 के एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखेंगे। 1793 के एक्ट से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हुआ करते थे, इनका वेतन अब भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। देख रहे हैं धीरे धीरे करके ये भारत में समस्त रुपए को कितना जबरदस्त ढंग से यूज कर रहे हैं। 1793 में एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 1793 के एक्ट से कंपनी के व्यापारी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा इस बात की भी चर्चा की गई कि अब हम कोई भी ऐसा कानून बनाएं तो उसकी समीक्षा लगभग कम से कम 20 वर्षों के पश्चात हो और हर 20 वर्ष के बाद ही कोई नया कानून आए। कम से कम कोई कानून बने तो उस पर एक लंबे समय तक, ठीक ठाक समय तक काम चले। तो 1793 के बाद 1813 का एक चार्टर एक्ट आएगा। 1813 का चार्टर एक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट से भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ भारतीय शिक्षा अधिनियम, इसी शिक्षा अधिनियम के तहत ही कह लीजिए कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरा, यहां पर एक बड़ा खतरनाक अंग्रेजों ने नियम बनाया, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम पास हुआ। और इस धार्मिक नियोग्यता अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान से सुनेंगे तभी अच्छा नोट्स बन पाएगा, इसलिए एकदम ध्यान से सुनेंगे। आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि खूब इत्मीनान से ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सारी बात बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम के अंतर्गत भारत में बहुत सारे ईसाई पादरी आए कह लीजिए, और उन्होंने एक कह लीजिए इस धार्मिक नियोग्यता अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसा कानून या नियम बना दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति है यदि उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको कह लीजिए कि संपत्ति उसका तभी प्राप्त होगा जब वह ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार का एक खतरनाक कानून पास हुआ। साथ ही साथ देखेंगे कि अभी तक जो कंपनी का व्यापारी के अधिकार चल रहा था लगातार 1600 से चल रहा है, अब ब्रिटेन में बहुत सारी अन्य कंपनियों का भी उदय हो रहा था और औद्योगिक क्रांति जन्म ले रही थी। तो उस औद्योगिक क्रांति के चलते ब्रिटेन सरकार पर अब लगातार दबाव बन रहा था और उस दबाव का परिणाम यह हुआ कि कंपनी के जो व्यापारी के अधिकार अभी तक चल रहे थे, इस व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखेंगे, 1813 में व्यापारी के अधिकार को समाप्त तो कर दिया गया है,
लेकिन चाय और चीन पर बना रहा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया नहीं समाप्त किया गया है। कुछ एक जगह पर अभी भी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना हुआ है। आगे चल करके 1833 का एक चार्टर एक्ट बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट से बाबू बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, यहां से आप क्या मतलब समझ सकते हैं, इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यदि कहा जाने लगा, यानी अब वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार रखने वाला अधिकारी हो गया है। महत्वपूर्ण बात है। पूरे भारत के लिए एक बजट अब विशेष तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ आयोग गठन करने की शक्ति या कोई भी आयोग बना सकते हैं, और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या है 4 है। और अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जाने कि व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया जो 1833 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया वो चाय और चीन पर बना रहा, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से यदि आप देखेंगे तो 1833 के चार्टर एक्ट से व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात नोट के तौर पर हमने लिख रखी हुई है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब भी जो नियम कानून बनेगा उसको अधिनियम स्पेशली बोला जाएगा। यह प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में, इसलिए ध्यान देंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो कानून बने उनको अधिनियम कहा जाएगा, और इसके पहले जो भी कानून बने, जो भी व्यवस्थाएं बने, उसको विनियम या तो विनियमन कहा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही बात लिखी हुई है जो हमने आपको बताई। अगला जो 1813 के बाद 1833 के बाद फिर 20 साल उसमें जोड़ देंगे तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान ये कहा गया कि विधायी शक्ति को प्रशासनिक शक्ति से अलग कर दिया गया। अब जो कानून बनाने की शक्ति है और प्रशासन करने की शक्ति, कहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को अलग अलग रूप से बांट दिया जाएगा। साथ ही साथ विधि निर्माण के लिए, कानून का निर्माण करने के लिए यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 8 और मैक्सिमम सदस्य संख्या बाबू 12 रखे जाएंगे। यहीं से कह लीजिए कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती या वर्तमान समय में जैसे प्रतियोगी परीक्षा शुरुआत करने का श्रेय यहीं से देखने को मिलता है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल यह चल रहा था। साथ ही साथ बीओडी के सदस्यों की संख्या अब घटा करके 24 से 18, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य की संख्या शुरुआत में ही हमने आपको यहां पर बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टोटल संख्या 24 हुआ करती थी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या घटा करके 24 से 18 कर दी गई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में 1600 के चार्टर से हमने बात शुरू की थी, जो स्पेशली भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में शुरुआती जो महत्वपूर्ण कानून और जो मुद्दे बनाए गए उससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो लेक्चर में देने का प्रयास किया। अगले एपिसोड में पुनः चर्चा होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।